यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे यूट्यूब के चैनल्स वाले तमाम सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया और यहाँ आए सभी पत्रकार और हमारे दोस्त, हमारे जो पार्टी के, हमारे कमेटी के जिम्मेदार जो यहाँ ये तमाम हज़रात का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो खामोश होकर बात सुने। आज आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की जो वजूहत है, प्रेस नोट सबको मिल गया है क्या? अरे तो फैन बंद कर दो। ये उनकी माइक बगैर माइक के बोल रहा है। हाँ ठीक, खड़े के बोलूँ? खैर, तो आप तमाम हजरात के सामने बस प्लीज़ साइलेंस प्लीज। आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का तकरीबन हुकूमत का फ़ैसला हुआ है और ये फ़ैसला असल में 1995 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली थी। उसके ख़िलाफ़ हम लोग उस वक्त एक महाराष्ट्र लेवल की हमने इलेक्शन के नामांतर विरोधी कृति समिति बनाई थी और ये कृति समिति ने औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई लड़ी है और उसके बाद से उस्मानाबाद, अब अहमदनगर भी हो रहा है, बीच में इलाहाबाद का भी नाम बदला है। तो मुस्तकिल नाम बदलने की एक महाराष्ट्र में एक दौड़ लगी है। तो नामांतर विरोधी कृति समिति किसी भी किस्म के और किसी के भी नाम बदलने के ख़िलाफ़ पहली बात। उसकी वजह यह है कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारियों को, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हर समाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो ये नामांतर की मुहिम चलाई जा रही है, इसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में ख़ास तौर से एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में दस्तूर के मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क के हम नागरिक हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन है। इसलिए हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम अदालतों के सामने जाते हैं। 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाई कोर्ट ने हमारे ख़िलाफ़ फैसला दिया। हम 96 में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर से सुनी, मानी और उस पर स्टे जारी किया। और वो स्टे जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली और वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम बदलने के लिए दिए, निकाले गए थे, उसको वापस ले। लेकिन जब हमारी पिटीशन फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन्फॉर्म किया कि ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी विड्रा कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई आपका पर्पस सॉल्व हो गया है, इसलिए आपकी पिटीशन इंसक्सेस हो गई, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन आज हैरतअंगेज़ बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्लोज हो जाता है वो रेस जुडिकेटा के तहत वापस नहीं ला जा सकता, एक्ट है। लेकिन आज की हुकूमतें ना अदालतों को मानती है, न जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जनता ने वोटिंग की और 400 के ख्वाब देखने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम जनता ने किया। लेकिन इसके बावजूद उनकी नशा नहीं उतरी। अभी आपने देखा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया, इसको गवर्नमेंट ने बग़ैर प्रोसीजर कंप्लीट किए कि जो इसके प्रोसीजर्स हैं, इस शहर का नोटिफिकेशन अगर आपको निकालना है उसके लिए 1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला कलम यह है कि हिस्टोरिकल सिटीज़ के नाम बदले नहीं जा सकते। उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको पहले रोन दिया। दूसरा मुद्दा उसमें यह था कि जो अगर इत्तेफाक से कहीं नाम बदलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, तो वो नाम पूरे स्टेट में कहीं भी किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए। और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम। हमारा एक्सवाइजेड नाम का विरोध नहीं है, हमारा ये एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़ाने का, समाज में फूट डालने का ये जो धंधा कुछ लोग कर रहे हैं, हमारा इसको विरोध होना ये चाहिए था। अगर किसी की ख्वाहिश है तो दोनों समाज के लोगों के सामने बिठाकर
बातचीत करके नेगोशिएट के जरिए कोई मसला हल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जैसा आपने देखा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर हुआ, हर समाज को साथ बिठाकर शरद पवार साहब ने कोशिश की और मराठवाड़ा को भी कायम रखा और बाबा साहब को भी मिला दिया, और इस तरीके से दोनों समाज का समाधान हुआ, ना बदला गया। यहाँ पर एक समाज को दबाने का काम किया गया, उसको सताने का काम किया गया, उसके मर्जी के खिलाफ एक तरफा फैसला लिया गया और गैर कानूनी फैसला लिया गया, औरंगाबाद का नाम बदलने का काम। हमारी नामांतर कमेटी ने उसका विरोध किया और हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की। हमारे साथ कुछ और भी पिटीशन आ गए। अब आजकल ये हुआ कि लोगों ने, आप यूट्यूब के मेहरबानी से लोगों को लीडरशिप की ऐसी बीमारी लग गई कि उन्होंने खाली यूट्यूब में हमारे बाइट्स आना चाहिए, हमारे न्यूज़ आना चाहिए, हमारी फ़ोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज़्यादा लोग थे उस पिटीशन दाखिल। और कुछ लोग तो पिटीशन के ज़रिए एमएलए बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैंने स्टे लाया और 2000 में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मुझे कॉर्पोरेशन ने पब्लिक ने हरा दी। तो ये कोई इलेक्शन में जिताने की पोस्ट नहीं है, काम नहीं है, ये सामाजिक काम था। दो समाजों के बीच में जोड़ पैदा रहे, इनमें मोहब्बत रहे, इनमें तालमेल रहे, शहर का अमन अमन कायम हो, शहर का विकास हो, ये मकसद के तहत ये कि हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमारा सब कोई मकसद नहीं था और आज भी इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं। खैर हाई कोर्ट में हम सब गए। हाई कोर्ट में जाने से ये हुआ कि जजेस को तो मौका मिलता है, कन्फ्यूजन में डाल दिया गया कि पहली बात 2 नोटिफिकेशन निकालने गए, पिटिशनर 10-20, ये सबकी पिटिशन को मिक्स कर दिया गया और कॉमन जजमेंट ये दिया गया कि रिजेक्ट करने आता है। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारी पिटिशन में हमने 3 लाख पेजेस ज़ेरॉक्स किए, 3 लाख पेजेस, 100 से ज़्यादा हिस्ट्री की किताबों पर हमारे वकील ने स्टडी की। 8 घंटे तक सीनियर हमारे एडवोकेट यूसुफ मुछाला की 8 घंटे बहस हुई। 8 घंटे की बहस को तो 8 सेकंड में फैसला देते, ये इंसाफ है? अब इस मुल्क के हम दस्तूर को मानते हैं, हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, अदालत के फैसलों के ख़िलाफ़ हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमको तकलीफ़ तो होती है। ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ का इज़हार हमें कैसे करना चाहिए? हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है, ये फैसला नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जज का फैसला हो सकता है, हम इसको इंसाफ नहीं है। अब हम उसके ख़िलाफ़ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक छुट्टी पर था। हमने वहाँ पिटीशन दाखिल की। पिटीशन दाखिल करने के बीच में उस्मानाबाद की हियरिंग हो गई और उस्मानाबाद की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। अब देखिए हैरतअंगेज़ बात है कि सुप्रीम कोर्ट का में उस्मानाबाद का नाम, उस्मानाबाद का इशू भी जो है पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, 28 साल उसके स्टे रहा। और अब वो लोग जब इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो इस पर कम से कम घंटा आधा घंटा तो बहस होना चाहिए। 3 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला देके रिजेक्ट करने का। अब आप बताइए हमने कहाँ जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने जाना कि नहीं जाना, हमारे सामने मसला आ गया। राम मंदिर का इशू आया, सारा जजमेंट चीफ लिखते हैं चीफ जस्टिस कि कोई सबूत नहीं है कि राम मंदिर है, लेकिन हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला करते हैं। तो आस्था को कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये कानूनी जवाब है आस्था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमको मानना पड़ा। उसके बाद अभी आपका हज 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक टोटली ये इस्लामिक इशू है और हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम क़वानीन को मोमेडन लॉ, मुस्लिम पर्सन लॉ के नाम से जो एक एक्ट, यानी मुस्लिम मसाइल जो भी होंगे वो मोमेडन लॉ के तहत चलेंगे, दस्तूर ने पास किया। उस दस्तूर के मुताबिक ये इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन कहाँ जाए? जब सैया बन गए थानेदार तो डर कहा कि हो गया गवर्नमेंट कुछ भी फैसले करे, हमको इनकार उनके अख्तियार है क्योंकि मेजॉरिटी आते इलेक्शन चुनकर, लेकिन अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं। आज पाकिस्तान में इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जागी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जमात पर अन्याय हो रहा है, इसलिए नहीं जागी। जब दूसरों पर होगा तो भी आएंगे। आप देखिए पड़ोस में क्या चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में चल रहा है। तो जुल्म जब अब इंतहा को पहुँचता है तो फिर इनकलाब आते हैं। और इनकलाब कैसे आ सकते हैं आपके सामने मिसाल है। तो मैं आज इस तफसील में न जाते हुए इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो उस्मानाबाद के फैसले के बाद पूरे मीडिया ने, हालांकि बड़े बड़े चैनल
मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब इतने बड़े इशू पर बोले तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटीशन रिजेक्ट करने तालियाँ ही, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ एक ही विषय सुप्रीम उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई और उस्मानाबाद तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन का अभी नंबर ही नहीं आया, अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद बढ़ने के इम्कान। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिटीशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसकी बहुत शार्ट आपके सामने हिस्ट्री है, लेकिन मैं शार्ट बात करना चाहूँगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में है वो इसी बुनियाद पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा करने की वजह से ये दोबारा पिटीशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे दिया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटीशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मान कर उस पर अमल करने के लिए तैयार। ये हमारे बुनियादी। दूसरा इशू आपके सामने हमने इसमें रखा, अपने सबको बांट दिए, प्रेस नोट मिल गया ना सबको। तो उसमें सेकंड हमारा जो मसला है कि कोल्हापुर में विशालगढ़ के पहाड़, वहाँ पर जो पहाड़ी पर वाक़या पेश आया, हिंदुस्तान की तारीख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, बाबा इवन संभाजी महाराज हो, इन्होंने मुसलमानों को साथ लेकर चला है। अगर नहीं चलते तो इनके खेलों के पास मुसलमानों के बंगले कहाँ से बनते थे? ये सब इनके फ़ौज में शामिल थे, इनके साथी थे और इन सबको लेकर चला है। लेकिन आज बरसों, आज 500 साल से उनके घर वहाँ पर है और अब ये कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो ठीक है, इंक्रोचमेंट है, इंक्रोच हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की। हुकूमत कार्रवाई करने के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मैटर की परवाह न करते हुए लोगों ने वहाँ जाकर घुसकर हमला किया और लोगों के घर तोड़े, गरीबों को मारा, तोड़ा, यहाँ तक कि मस्जिद को तोड़ने के आपने खुद देखा है कि सारे वीडियो वायरल हुए। ये महाराष्ट्र की स्थिति में, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के नाम पर एक धब्बा और कलंक है। महाराष्ट्र में आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ, दूसरे स्टेट में हुए होंगे, लेकिन महाराष्ट्र ये सबको लेकर चलने वाला, सबको इंसाफ देने वाला, हर समाज का यहाँ पे एक दूसरे से तालमेल मोहब्बत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का है, शाहू महाराज का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है। ये सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया और ऐसे वक्त पर जो है एक समाज को दबाने का और कुचलने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक कमीशन बनाए, उसकी पूरी तहकीकात करे, जो जिम्मेदार है उनको पनिशमेंट करे। ये हमारी इससे अपील है। तीसरा मुद्दा पॉलिटिकल है कि आपने देखा महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी की हालत क्या थी। इस इलेक्शन में 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी की आई। किसकी वजह से आई? यहाँ पर मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाने के लिए मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने पूरी ताकत से वोटिंग किया और ये इनकलाब महाराष्ट्र में आया। और जिस समाज ने इतनी ताकत से वोटिंग किया उनको एक सीट नहीं, 48 लोकसभा की सीट में एक सीट भी महाविकास आघाड़ी मुस्लिम को नहीं दी। ठीक है, उस वक्त इलेक्शन की गड़बड़ थी, जातिवाद का डर था, आपने नहीं किए, हमने उसको कंसीडर करके तमाम था नाराजगियों के बावजूद हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया और चुना कर लाए 31 सीटें। उसके बाद एमएलसी के इलेक्शन में 2 सीटें एमएलसी की मुस्लिम थी ऑलरेडी। वो किस पार्टी की थे उससे मैं बहस नहीं करना चाहता। या तो उन्हीं को कंटिन्यू करते या उनको हटाए तो रिप्लेस करके किसी और को देते, लेकिन ना उनको रिपीट किया गया, ना वहाँ दूसरा किसी को दिया गया। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हुई है, महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार। लेकिन सब कुछ नहीं। तो ये एक मसला है। तो ये जो 2 वाक़यात हुए उससे महाराष्ट्र में मुसलमानों में अब फिर नाराज़गी फैली। महाराष्ट्र के मुसलमानों के इस मामले में अब वो सोचने में मजबूर है कि हमने तो पूरी ताकत से इनका साथ दिया, इसके बावजूद भी हमको नुमाइंदगी नहीं मिलती। तो मैं नामांतर विरोधी कृति समिति की जानिब से
मैं ये महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि वो कम से कम असेंबली और पार्लियामेंट और काउंसिल में क्या वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा में आपने मुस्लिम समाज को भरपूर नुमाइंदगी देना चाहिए। हमारी डिमांड है कि महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी या उद्धव सेना है, ये तीनों ने 12-12 मुस्लिम को देना चाहिए। 36 लोग महाराष्ट्र में टिकट दिए जाने चाहिए। ये हमारी अपील। क्यों कि 1981 में 27 लोग चुनकर आए थे, 33 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस, 33 लोगों को टिकट दिया गया था, 27 मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे। लेकिन उसके बाद मुसलसिल मुस्लिम परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कम होता चला गया और आज ये पोजीशन है कि हम 10 के अंदर रह गए। तो इस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदारों से अपील है कि वो कम से कम विधानसभा के इलेक्शन में मुस्लिम के साथ इंसाफ करें, और इंसाफ नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपके सामने बताने के बैठा हूँ। अगर इंसाफ नहीं होता है, मुस्लिम की भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, तो जो मुस्लिम जहाँ से चुनकर लाने की क्षमता रखता है, नामांतर विरोधी समिति उसके पीछे खड़ी रहेगी और हमारे बैनर से उनको खड़े करके लड़वाने का काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं एक पार्टी में हूँ, पार्टी के जिम्मेदार हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन पार्टी के प्लेटफार्म पर भी वही कहता हूँ जो आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि ये हमारी सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। लेकिन मुस्लिम वोटर भी अब जाग चुका है। मुस्लिम वोटर ये चाह रहा है कि हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे लोग भी एमएलए होना चाहिए, हमारे लोग भी एमपी होना चाहिए। ये आप मुस्लिम की डिमांड है। तो इसलिए मैं अपनी पार्टियों से इस बात की डिमांड करता हूँ कि वो मुस्लिम को भरपूर नुमाइंदगी दे और अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाएँ। खाली पार्टी के पद देना, पार्टी के पद देते हैं उसमें कोई अधिकार है ना उसमें कोई सम्मान है, तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम इन्हें बंद करना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से अपील करने जा रहा हूँ। और जो कुछ मेरे जहन में था मैंने आपके सामने बात रखी है। इस पर अगर आप कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। देखिए, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कमेटी बना के केस लड़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस करने का काम, उनको मशवरे देने का काम, उनको कानूनी और दूसरी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने का काम महाराष्ट्र नामांतर विरोधी कृत्य समिति करेगी। उस्मानाबाद के लिए बातचीत हो गई है वकीलों से कि उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा मसला है और मिनटों में ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ कोताही हो सकता है हमारे पिटिशनर की तरफ से भी रही होगी। तो उनके वकील से ही बात हुई और उन सब ने तय किया है कि वो अब जो है इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करेंगे और उनको भी उसमें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के लिए अभी इस वक्त आज की तारीख में 2 पिटीशन है, एक हमारी है और एक किसी और साहब की है, ऐसे 2 पिटीशन। और हमारी पिटीशन को अभी हमारी पिटीशन को 9 तारीख मिली है, लेकिन इम्कान है कि वही बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन में हमारी हेयरिंग हो जाएगी। भाई मैंने पहले इशारा कर था, अब ये आपके साथ मजीद कहने की जरूरत। भाई ओरिजिनल पिटीशन तो 95 से मैं लड़ रहा हूँ ना, मजीद पिटीशन की ज़रूरत क्या थी। लेकिन मेहरबानी आपकी बाइट की है, आपकी बाइटें आएंगी, आपके पास फ़ोटो आएंगे, तो ये इसके लिए अगर वो पिटीशन करते हैं तो इससे ज़्यादा वो कौम क्या तरक्की कर सकती, जो अपने मफाद, अपने नामो नमूद के लिए कौम के इशू को कुर्बान करने बैठे हैं। क्या आपका आरोप है कि प्रसिद्धि के लिए पिटीशन डाली गई है दूसरी? मैं आरोप नहीं, जो मैंने कहना कह चुका हूँ। आप इसका मतलब आप लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपने लोकल तंजीमों से या मुस्लिम लीडरों से बातचीत की, आपकी मीटिंग हुई? देखिए, हमारी जो कमेटी है नामांतर विरोधी कमेटी समिति, ये ऑल पार्टीज है। इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये समाजवादी बैठी है, जनता दल के लोग हैं, हमारे वकील साहब जैसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ है। तो ऐसे सब लोगों ने, सुने ज़रा पहले सुनिए, तो ये सबकी मिलके हमारी 200 लोगों की कमेटी है। ये हमने सब ने मिलकर डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। अगली बारी को जो प्रेस रखी थी आपने, उसमें बहुत सारे तंजीमों के लोग थे, अभी नहीं, क्या वजह है? अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकार थे जो आज मौजूद नहीं है, उसको क्या कर सकते। उनकी जैसे उनकी कुछ मसरूफियात है, इनकी भी कुछ मसरूफियात हो सकती है। सिंगल बेस पे पिटीशन दाखिल कर, आपने क्या
नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच होती ही नहीं, वहाँ गठपीटी होता है। जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी की बेंच पर एक केस चल रहा है। बड़े वकील लगाए क्या आपने? हाँ, हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न ये है कि पहले वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो केस दाखिल करता है, और जब हेयरिंग की तारीख आती है तो सीनियर काउंसिल खड़ा किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि पिछली बार भी हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब थे, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सिब्बल साहब ही वो केस लड़े। अभी जैसे कि हाई कोर्ट में और भी आपके साथ पिटिशनर थे, जिसका वजह से मुझे लगता है नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही है, नुकसान हुआ है। अब बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ दीगर लोग भी और जाएंगे, तो इससे लगता है आपको कि फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में नुकसान हो चुका है, ये आपने जैसा बोले हैं ये सही है, ये मैं भी कबूल करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आज़ाद मुल्क है, किसी को रोका नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन आप तो बोल सकते हैं कि मैं आपको स्टेप नहीं चुका है इसके ऊपर, तो आप उनसे बात कर नहीं, उनको मालूम है ना सब, हमने जाकर क्यों बोलना चाहिए। पिटीशन आपकी पहले है कि उनकी है? पिटीशन आज अभी है, पिटीशन इस वक्त तो हमारी पहले चल रही है। पहले आपकी दाखिल हुई। हाँ, नहीं दाखिल का थोड़ा अहम नहीं, आज जिसके उसमें तरीका ये है कि जब पिटीशन दाखिल होती है तो उसमें कई ऑब्जेक्शन प्रोसेस रहते हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करके हमारी पिटीशन नंबर पर आ गई है। 9 तारीख हेयरिंग हमको मिल गई, दूसरी पिटीशन को ऐसी कोई रेट नहीं कोई लोग हेल्प कर रहे हैं आपको? दी जी। इसमें कोई लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं? क्या बोले आप? इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रहे हैं क्या? नहीं, अब वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा आमदार करने वाले लोग हैं सर, जो नाम नाम ही नहीं ले रहे आप, कौन आमदार? देखिए, मैं आप भी जर्नलिस्ट है, अगर आप इतना कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं क्यों कॉमन यूज़ करूँ? अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ? अरे भाई, वो कहीं से भी खड़े तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है साथ, तो मतलब क्यों नाम बोलो और मतदार संघ बोलते उठो में, या आप जाने हो जाने। जब हाई कोर्ट में केस था तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। जी हाँ, कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात, क्या आपको अंदाजा था हाई कोर्ट में एक्सेप्ट होने वाला है ये केस? यहाँ पर नहीं, सुनिए, देखिए, कानून के माहिर यहाँ जैसे वकील साहब बैठे हैं, जज कोई भी जज कोई ऑर्डर करता है तो उसके क्लाइंट को हक है वो अपील में आगे जाए, केस यहाँ कायम रहता है। केस तो चालू था। सुने ना, तो हमारा केस यहाँ चालू था, हमने स्टे की एप्लीकेशन किए थे, हमारी को रिजेक्ट की गई स्टे एप्लीकेशन, उसके अपील के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, केस हमारा यहाँ कायम था। पता है, एक सवाल ये कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप महाविकास आघाड़ी राष्ट्रवादी पार्टियों से आप खपा है, मुस्लिम लीडरशिप की आपने बात की, जी हाँ। लेकिन आपने कभी आपकी अंदरूनी बैठक जो आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लेवल पे की है? अब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सतीश भाऊ, जब मैं आज ये बोलने पर मजबूर हुआ, इसके माने मैंने कितने बार बोलाऊंगा इस पर अंदाजा लगा लीजिए। इसका मतलब आज आपके सामने बोलने के बाद मजबूर हुआ हूँ, समझ लीजिए। नहीं, पवार साहब नहीं गए, लेकिन पवार साहब के लोग तो वहाँ हमारे लोग एमपी, वहाँ कांग्रेस का एमपी मौजूद था, वहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार वहाँ मौजूद थे, वो जाकर आए। अब पवार साहब का थोड़ा चढ़ना तो नहीं, यहाँ भी एक फ्लोर नहीं चढ़ सकते, तो बाहर चढ़ना मुश्किल। सर अक्सर आपके प्लेटफॉर्म से आवाज़ होती है कि राष्ट्रवादी के तमाम हिंदू लीडर बड़े बड़े जयंत पाटिल साहब नाम लेते हैं कि वो नामांकन के खिलाफ है, ऐसे बात है। मेरा सवाल ये है कि लोग बैठे हुए हैं, क्या औरंगाबाद में एक हिंदू ऐसा सेक्युलर जिला सरदार बोलो, अध्यक्ष बोलो, वो दिखाई नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? आप तो नाम फखर से कहते हैं, सेक्युलर लोग भी हमारे साथ हैं, हिंदू के लीडर के साथ नहीं है। सुनिए, पहली बात तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है। एक बात सुनिए, ये एक पिटिशनर की मीटिंग है, पिटिशनर। तो पिटिशन में हमारे कमेटी के जो लोग साथी हैं वो हैं, अब वो उसे दूसरे समाज ये फिर यही झगड़े लगा देगा, मसला हो जा रहा है। समझ, बराए मेहरबानी पत्रकार आज़ाद जी न करें, तो ये हमारा मसला है, ये हम हमारे मसलों को हल करने के लिए समर्थ है, हमको किसी और जरूरत नहीं। राष्ट्रवादी साथ में है कि समाज हमारे जो राष्ट्रवादी के बहुत सारे लोग हैं कि संभाजी नगर बोल रहे, भाषण के अंदर बैनर के ऊपर भी संभाजी नगर लिखे जा रहा है, क्या बोल रही है इस पे आप? नहीं, अब देखो गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है तो वो मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। समाज के साथ आज जो अच्छे लोग देखिए, जो अच्छे सेक्युलर लोग हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे समर्थन में है। आपको ऐसा नहीं लगता कि औरंगाबाद के नाम को लेकर के राजनीति की जा रही है? बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन के दौर के अंदर उस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसे? कौन? औरंगाबाद के नाम को लेकर राजनीति यहाँ पर सारे लीडर्स कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमारी कमेटी या हमारी पार्टियां नहीं कर रही है,
कुछ ऐसे लोग जो यूट्यूबर ने जिनको लीडर बना दिया है वो लोग करते हैं, परवेज भाई कुछ वो पूछेंगे लोग नहीं आप? करते हैं। हाँ हाँ सर अभी आपने कहा सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा राम मंदिर का जिक्र किया आपने सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बिना पर फैसला दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है, इसलिए हमने इस फैसले को मान लिया। यदि आपका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दी तो हमने इसको मान कबूल कर लिया, कल को अगर अल्लाह ना करे सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि संभाजीनगर, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ क्या करेंगे? भाई। हम सुनिए अंसारी साहब, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नहीं सुनिए उन्होंने अच्छा सवाल किए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं और क़ानून के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आखिरी अथॉरिटी है। वो जो कहेगी वो फैसला उनका जरूर मानना पड़ेगा, इंसाफ हो या मत। इनका कहना ये था कि बाबरी मस्जिद को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए हमने तस्लीम कर लिया। तो मेरा सवाल ये था कि कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, समझने ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल। तो मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप पत्रकार हैं, आप बोलिए, आप बोलिए क्या करना चाहिए? मौसम आ गया, फैसला आने के बाद फैसला लेंगे, और फैसला आने के बाद में लेंगे। पार्टी छोड़ेंगे, अरे इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ।